नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिव हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा समास टॉपिक चल रहा था। समास में हमने पहला समास जो है अव्ययी भाव समास ये प्रारंभ कर दिया था और आज उसको आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने समास में देखा कि समास किसे कहते हैं, सामासिक पद क्या होता है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं, ये पदों की प्रधानता क्या होती है। किसी समास में दिया हुआ होता है कि प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, तो ये पदों की प्रधानता क्या होती है। संधि का विलोम क्या होता है, यानी समास का विलोम क्या होता है, संधि और समास में क्या अंतर है। अव्ययी भाव समास को हमने प्रारंभ कर दिया था, ये पूरा हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे मित्रों। हम पढ़ रहे थे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। देखो, अव्ययी भाव समास है तो इसमें एक बिंदु, पहला बिंदु तो हमने पढ़ा था कि इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। फिर दूसरा बिंदु इसमें हमने पढ़ा था, इस समास का प्रथम पद अव्यय होने के साथ साथ समस्त पद भी एक क्या होता है, अव्यय होता है। यानी प्रथम पद तो अव्यय होगा ही होगा, साथ साथ जो समस्त पद दिया हुआ है वो समस्त पद भी एक क्या होगा, अव्यय होगा। यहां तक हमने पढ़ लिया था मित्रों। अब इसके बाद में देखो, अव्ययी भाव जो समास है इसमें प्राय जो उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण होते हैं, उपसर्ग से बनने वाले उदाहरणों को शामिल किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा उपसर्ग से संबंधित जो उदाहरण आते हैं वो अव्ययी भाव समास में ही आते हैं, बाकी अन्य किसी समास में शामिल नहीं होते हैं। चार उपसर्ग है, एक तो कुपसर्ग है और एक सुपसर्ग है और एक उपसर्ग है और एक अनुपसर्ग है। और अन वाले दोनों रूप ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी रूप आ जाए। ये जो उपसर्ग हैं इनका प्रयोग तो अव्ययी भाव समास में होता नहीं है, बाकी चाहे कोई सा भी उपसर्ग आए उनका प्रयोग प्राय कौन से समास में माना जाता है, अव्ययी भाव समास में माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि कौन से में अव्ययी भाव है। जब आप इसको नहीं पहचान पा रहे लेकिन आपने पहचान लिया कि इस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग वाले को आप अव्ययी भाव में कर देना, आपका गलत नहीं होगा। तो अगला बिंदु जो होगा वो होगा मित्रों उपसर्ग से संबंधित उदाहरण, या हम ये कह सकते हैं उपसर्ग से बने उदाहरण, उपसर्ग से बने उदाहरण, प्राय अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। प्राय अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। यानी उपसर्ग से बने हुए जो उदाहरण हैं वो प्राय किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे कि हमारे सामने उदाहरण है, देखो जैसे कि हमारे सामने उदाहरण है सकाम। हमने उदाहरण लिया, कौन सा उदाहरण लिया, सकाम। तो यहां मित्रों आपको पता है स धन काम, इसके दो टुकड़े हो गए। स क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और पूर्व पद होने के साथ साथ ये क्या है, एक उपसर्ग भी है। ये क्या है, एक उपसर्ग भी है। काम, काम में द्वितीय पद या उत्तर पद हो गया। ये क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। अब देखो दो पद आए इसमें, और जो दो पद दिए हुए हैं जब हम इसका विग्रह करते हैं, सकाम का विग्रह करते हैं, तो सकाम का विग्रह क्या होता है भाई, सकाम। अगर मैं यहां से स को हटा दूं तो काम का कोई अर्थ बचेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। काम अकेला जो शब्द है उससे कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। जब इसके साथ में स आएगा तभी अर्थ ग्रहण किया जाएगा, अन्यथा इसके साथ में कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो अर्थ अपन के किससे ग्रहण कर रहे हैं, स से ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें प्रथम पद प्रधान हो गया, तो प्रथम पद प्रधान वाली जो प्रायिकता है वो लागू हो गई इसमें। स इसमें क्या आ रहा है, उपसर्ग भी आ रहा है। तो यहां जब इसका विग्रह करते हैं
तो काम के साथ, सकाम का अर्थ यानी विग्रह क्या हो जाएगा, काम के साथ। अब यहां देखो, जब हमने विग्रह किया तो काम को तो ऐसा कैसा रखा, लेकिन जो अर्थ है वो हमने किससे ग्रहण किया, स से ग्रहण किया। और कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो काम शब्द है यानी जो द्वितीय पद है उसको अव्ययभाव समास में ऐसा कैसा रखा जाता है, और जो अर्थ है वो किससे ग्रहण किया जाता है, पूर्व पद से या प्रथम पद से ग्रहण किया जाता है। तो ये जो उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण है इनको हम क्रम से देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो उपसर्ग आता है, सबसे पहला जो उपसर्ग है वो है अति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। और अति से बनने वाले उदाहरणों को एक बार हम यहां देखेंगे। अब यहां देखो मित्रों, अति जो उपसर्ग है इससे संबंधित चाहे कैसा भी उदाहरण आपके सामने आए, आपको उसका विग्रह करना है। तो पहली बात तो उस शब्द का शाब्दिक अर्थ लगा लेना, उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वही उसका विग्रह होगा। अव्ययभाव समास या किसी भी समास में देखिए, उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वही उसका क्या होता है, विग्रह होता है। अब यहां जो अति है इसका अर्थ एक तो अतिक्रमण के अर्थ में होता है, एक अधिक के अर्थ में होता है। यानी अति जो है इसका जो अर्थ लिया जाता है वो एक तो लिया जाता है अतिक्रमण के अर्थ में, एक तो किसके अर्थ में, अतिक्रमण के अर्थ में लिया जाता है, और एक इसका लिया जाता है अधिक। एक अर्थ क्या लिया जाता है, अधिक लिया जाता है। अब यहां जैसे आपके सामने उदाहरण है, मैंने उदाहरण लिखा, आपके सामने उदाहरण आया जैसे लगा के अत्याचार, आपके सामने उदाहरण आया अत्याचार। आपको देखना था कि इसमें समास कौन सा है, तो मैंने कहा कि समास एक ऐसा है कि जिसमें संधि के नियम भी लागू होंगे। संधि देखो बहुत जगह काम आएगी, आपके समास में काम आएगी, आगे उपसर्ग पढ़ेंगे उपसर्ग में काम आएगी, पढ़ते पढ़ेंगे पढ़ते में भी संधि काम आएगी। तो कहने का मतलब जो शब्द है उस शब्द में यदि संधि हो रही है तो उसका पहले संधि विच्छेद करो। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद बना अति धन आचार, अति धन आचार। अब आपको पता है कि इसमें प्रथम पद अति है यानी एक उपसर्ग है, और प्रथम पद एक अव्यय है। जो अर्थ ग्रहण करेंगे वो प्रथम पद से ही ग्रहण करेंगे। तो आचार को तो ऐसा का ऐसा ही रखा जाएगा, आचार को तो ऐसा का ऐसा ही रखा जाएगा। तो यहां जब आपको यदि अति उपसर्ग का अतिक्रमण अर्थ ध्यान है, अधिक अर्थ ध्यान है, तो अत्याचार का विग्रह करने में आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको उत्तर पद तो ऐसा का ऐसा रखना है, यानी उत्तर पद तो क्या करना है, ऐसा का ऐसा रखना है। आचार का अतिक्रमण, आचार का अतिक्रमण यानी आपने उत्तर पद को ऐसा का ऐसा रख दिया। जो अर्थ ग्रहण किया वो किससे किया, अति से ग्रहण किया, और अति से क्या अर्थ ग्रहण किया, अतिक्रमण अर्थ ग्रहण किया। तो क्या हो गया, आचार का अतिक्रमण यानी जो व्यवहार है, या हमारे ये कहें कि हम किसी के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं उनको क्या करना, दबाना, और उसके ऊपर क्या करना, अत्याचार करना। और उदाहरण देखें इससे संबंधित, जैसे हमारे सामने और उदाहरण है अत्यधिक, अत्यधिक। अब अत्यधिक जो है इसका भी आप संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक बनेगा, अति धन क्या बनेगा, अधिक बनेगा। अब आपको पता है कि अति का अर्थ ग्रहण करना है हमें, अधिक को ऐसा कैसा रखना है, या तो अतिक्रमण हो सकता है या अधिक हो सकता है। अत्यधिक का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज की हमें आवश्यकता है, या हम ये कहें कि हमारे पास में कोई वस्तु बहुत ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिक से अधिक। क्या कहेंगे भाई, अधिक से अधिक है मेरे पास में। तो यहाँ अधिक तो हमने उत्तर पद को तो ऐसा कैसा रखा, यानी उत्तर पद जो अधिक था उसको तो हमने ऐसा कैसा रखा, अधिक से अधिक। और अति का अर्थ हमने क्या ग्रहण कर लिया, अधिक अर्थ ग्रहण कर लिया, ये वाला अधिक अर्थ ग्रहण कर लिया, और क्या बन गया, अधिक से अधिक बन गया। और उदाहरण देखना चाहिए, जैसे अपने सामने उदाहरण है अत्यंत, अपने सामने उदाहरण है अत्यंत। पहले मैं कह रहा हूं यदि संधि हो रही है तो संधि करो, अति धन अंत, संधि क्या हुई, अति धन अंत। अब देखो यहां अति का अर्थ ग्रहण करना है हमें, अत्यंत का क्या अर्थ होता है, अंत से अधिक, क्या होगा, अंत से अधिक। तो अंत को तो हमने ऐसा कैसा रख लिया, अंत से अधिक, और अति का हमने क्या अर्थ ग्रहण कर लिया,
से अधिक अर्थ ग्रहण कर लिया, तो यहां विग्रह क्या हो गया, अंत से अधिक। इस प्रकार से चाहे आपके सामने अति उपसर्ग से बना हुआ कैसा भी उदाहरण आ जाए, कोई भी उदाहरण आ जाए, आपको क्या करना है, उसका विग्रह या तो अधिक के अर्थ में करना है या उसका विग्रह किसके अर्थ में करना है, अतिक्रमण के अर्थ में करना है। जैसे हमारे सामने उदाहरण है अतीन्द्रिय, हमारे सामने उदाहरण है अतीन्द्रिय, देखो यहां लिख रहा हूं अतीन्द्रिय, हमारे सामने उदाहरण था अतीन्द्रिय। और अतीन्द्रिय जो है किसे कहते हैं, इंद्रियों का अतिक्रमण। भाई यहां इंद्रियों से अधिक तो हो नहीं सकता क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा, तो यहां इसका विग्रह क्या हो जाएगा, इंद्रियों का अतिक्रमण। इसका विग्रह क्या होगा, इंद्रियों का अतिक्रमण। बोलो अन्य किसी अर्थ में इसका विग्रह हुआ क्या, नहीं हुआ ना, या तो अतिक्रमण के अर्थ में हो रहा है या किसके अर्थ में हो रहा है, या हो रहा है अधिक के अर्थ में। जैसे अत्यावश्यक होता है तो अति धन आवश्यक होता है, यानी आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक क्या अर्थ ग्रहण किया हमने, अधिक अर्थ ग्रहण कर लिया। दूसरा जो उपसर्ग आता है वो देखते हैं मित्रों, और दूसरा उपसर्ग है यथा। दूसरा कौन सा आता है, यथा। अब यथा जो है इससे बना हुआ चाहे कैसा भी उदाहरण आ जाए, मैं आपको अव्यय भाव समास यानी समास का चाहे कोई सा भी प्रकार ले ले, बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगा मित्रों, आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक तो होता है मैं अव्यय भाव समास के बहुत सारे उदाहरण यहाँ लिख देता और उनका विग्रह आपको समझा देता, मैं एक एक उपसर्ग का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब यथा उपसर्ग आ रहा है, जहां भी यथा उपसर्ग आ जाए ना, तो आप तो उसका जब विग्रह करें तो एक ही बात ध्यान रखना, के अनुसार के अर्थ में कर देना, कभी भी गलत नहीं होगा। चाहे कैसा भी उदाहरण आ जाए आपके सामने, यानी पूर्व पद उसका क्या होना चाहिए, यथा होना चाहिए। अगर पूर्व पद यथा है तो आप उसका जो विग्रह करेंगे यथा को हटाएंगे और के अनुसार लगा देंगे, बाकी और कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। जैसे आपके सामने उदाहरण है यथा अवसर, यथा अवसर, आपके सामने उदाहरण है यथा अवसर। भाई ये जो पद है इसको हमने दो पदों में विभाजित किया, तो एक तो बना यथा और दूसरा बना अवसर। अब देखो यथा धन अवसर बना, तो यहां यथा का अर्थ ग्रहण करेंगे के अनुसार, यानी अवसर के अनुसार उत्तर पद को ऐसा का ऐसा रख देंगे, तो क्या हो जाएगा विग्रह, अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार। ये लो जी, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया। जैसे यथेच्छा, हमारे सामने उदाहरण है यथेच्छा, देखो उदाहरण है यथेच्छा। अब यहां देखो मैं कह रहा हूं कि यदि पहले संधि हो रही है, संधि विच्छेद हो रहा है उसका, तो पहले संधि विच्छेद करें। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद यथा धन इच्छा, संधि विच्छेद क्या होगा, यथा धन इच्छा। अब यहां देखो यथा आ गया ना इसमें, और उत्तर पद क्या है, इच्छा। अब मैंने बता दिया कि आपको यथा जहां भी आ जाए के अनुसार लगा देंगे, तो लगा दो के अनुसार, यानी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार क्या बन गया विग्रह, इच्छा के अनुसार। और यदि उदाहरण देखना चाहें तो जैसे आपके सामने है यथाक्रम, यथाक्रम, दोनों को अलग अलग करेंगे, ये तो बनेगा यथा, दूसरा बनेगा क्रम। अब उत्तर पद जो है उसको ऐसा कैसा रखेंगे, कर्म रख दिया, उत्तर पद तो ऐसा कैसा रख दिया हमने, कर्म। जबकि के अनुसार अर्थ किसका ग्रहण करेंगे, यथा का, तो कर्म के अनुसार। और उदाहरण यदि इससे संबंधित देखना चाहें तो देख सकते हैं यथेष्ट, क्या बनेगा, यथेष्ट। हमारे सामने उदाहरण है यथेष्ट, क्या है उदाहरण, यथेष्ट। गुण संधि हो रही है, गुण संधि हो रही है तो संधि विच्छेद क्या हुआ इसका, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। अब आपको पता है यथा आ गया तो क्या कर देंगे विग्रह,
इष्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा विग्रह? इष्ट के अनुसार। अब देखो निष्कर्ष क्या निकला कि भाई चाहे यथा कहीं भी आए, आपको अव्ययी भाव समास में रखना है और यथा को हटाकर के अनुसार लगाना है, बाकी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद में अगला जो उपसर्ग आता है, देखो एक तो हमने अति पढ़ा, एक हमने यथा पढ़ा, एक हम पढ़ रहे हैं अनु। एक कौन सा पढ़ रहे हैं? अनु। अनु जो उपसर्ग होता है मित्रों, इसका जो आप अर्थ ग्रहण करेंगे वो अर्थ ग्रहण करेंगे पश्चात। एक तो अर्थ ग्रहण करेंगे पश्चात, एक अर्थ ग्रहण करेंगे छोटा। क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? छोटा। और एक अर्थ ग्रहण करेंगे आप पास, और एक अर्थ ग्रहण होता है इसका अनुसार। एक क्या होता है? अनुसार। बस इसी अर्थ में जहां भी अनु आएगा इसी अर्थ में क्या होगा? विग्रह होगा। जैसे देखो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने आ गया अनुयायी। अब अनुयायी है तो यहां देखो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अब भाई जब सीधा नाम ही पूछ रहा है तो अव्यय भाव समास कर देंगे सीधा, क्योंकि आपने देख लिया कि इसमें तो अनु क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। अनु एक क्या होता है? अव्यय पद भी होता है। अब इसका हमें क्या करना है? विग्रह करना है। क्या करना है? विग्रह करना है। तो विग्रह करते समय मैंने अभी आपको बताया कि आप विग्रह करते समय क्या करेंगे? आप विग्रह करते समय उत्तर पद को तो ऐसा का ऐसा रख लेंगे, याई को तो ऐसा का ऐसा रख लिया, और अनु का जो अर्थ है या तो पश्चात या छोटा या पास या अनुसार। याई छोटा, याई से छोटा, याई के पास, याई के अनुसार या याई के पश्चात। किससे सही बैठा? याई के पश्चात। यानी जो अनुयायी होता है, जो अनुयायी होता है, जो किसी का अनुसरण करता है, वो उसके पीछे ही तो चलता है, उसके पीछे ही तो रहता है, वो उसका अनुयायी है, यानी उसके पीछे है, उसके पद चिन्हों पर चल रहा है। और उदाहरण देखना चाहें जैसे अनुरूप, हमारे सामने उदाहरण है अनुरूप। उदाहरण है अनुरूप। अब हमने जो उदाहरण अनुरूप लिया, अब इसके अनुसार आप देखें, देखो अनुरूप उदाहरण ले लिया तो उत्तर पद को हम रखेंगे, उत्तर पद को रूप रख दिया। अब अनु का अर्थ ग्रहण करेंगे रूप के पश्चात या रूप छोटा, रूप के पास या रूप के अनुसार। आपने देखा कि रूप के अनुसार, अनुरूप किसे कहते हैं? जो रूप के अनुसार हो। तो इसका हमने क्या अर्थ ग्रहण कर लिया? रूप के अनुसार अर्थ ग्रहण कर लिया। अब इसके बाद में और उदाहरण देखना चाहे तो हमारे सामने है जैसे अनुभाग। हमारे सामने उदाहरण है अनुभाग। यहां देखो अनुभाग जैसे हमने लिखा अनुपसर्ग आ गया, तो समास का नाम पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अनु को तो हटाएंगे यहां से और क्या रखेंगे? भाग रखेंगे। अब अनु का अर्थ इनमें से कौन सा ग्रहण करेंगे? अनुभाग किसे कहते हैं भाई? जो छोटा भाग हो उसी तो अनुभाग कहते हैं। यानी कोई बड़ा हिस्सा है और उसको छोटे भाग में विभाजित कर दिया गया। कोई बड़ा हिस्सा था, ये जैसे श्यामपट है, उसके इसके छोटे छोटे मैं लाइन खींच दूं, इससे बना दूं, तो वो क्या हो गया? अनुभाग हो गया। तो क्या हो जाएगा? छोटा भाग। क्या हो जाएगा? छोटा भाग। बोलो आपने भाग को ऐसा कैसा रख लिया, लेकिन अर्थ किसका ग्रहण किया आपने? अनु का अर्थ ग्रहण किया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं पहले आएगा या बाद में, ये कहीं भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे आपके सामने है और उदाहरण देखें तो अनुलोम। हमारे सामने उदाहरण है अनुलोम। अनुलोम। अब यहां अनुलोम अनुपसर्ग आ रहा है तो हम अनु का अर्थ ग्रहण करेंगे। क्या अर्थ ग्रहण होगा लोम का? लोम के अनु का अर्थ यहां अनुसार। तो क्या हो जाएगा? लोम के अनुसार। अब चाहे कोई भी अनुपसर्ग से बनने वाला उदाहरण आ जाए, आप किस में रखेंगे? अव्यय भाव समास में रखेंगे और विग्रह करते समय इन चार शब्दों को ध्यान रखेंगे। या तो अनुसार के अर्थ में होगा, या पास के अर्थ में होगा, या छोटा अर्थ में होगा, या पश्चात अर्थ में होगा। इसके बाद में जो अगला उपसर्ग आता है वो है मित्रों आ उपसर्ग। अगला उपसर्ग कौन सा है? आ।
और जो आ उपसर्ग होता है या जो एक अव्यय होता है आ, इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है एक तो तक, एक तो अर्थ क्या होता है इसका, तक अर्थ ग्रहण करते हैं, एक अर्थ ग्रहण करते हैं पर्यंत, और एक जो अर्थ ग्रहण करते हैं, देखो एक तो हो गया तक, एक हो गया पर्यंत, और एक अर्थ होता है देखो तक, पर्यंत और लेकर, ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकर। अब देखो जैसे आपके सामने है आजीवन, उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे देखो आपके सामने उदाहरण है आजीवन, बोलो इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवन मैंने यानी उस कर्तव्य का पालन किया, तो भाई आजीवन किया तो जीवन पर्यंत किया, क्या अर्थ क्या होगा इसका, जीवन पर्यंत, तो यानी जीवन को तो हम ऐसा का ऐसा रख रहे हैं, और आका हमने क्या ग्रहण किया, पर्यंत ग्रहण कर लिया, तो क्या बन गया, जीवन पर्यंत बन गया। और उदाहरण देखना चाहें, जैसे आकंठ, हमारे सामने उदाहरण है आकंठ। अब देखो आका अर्थ क्या ग्रहण करेंगे, आका अर्थ या तो तक या पर्यंत या लेकर, तो आकंठ, कंठ तक भी सही है और कंठ पर्यंत भी सही है, तो इसका हो जाएगा कंठ तक, क्या हो जाएगा, कंठ तक। इसके अलावा एक उदाहरण है आजानुबाहु, आजानुबाहु। अब यहां मित्रों आजानुबाहु आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, लेकर के अर्थ में विग्रह होगा इसका, जानू से लेकर, जानू से लेकर बाहु तक, जानू से लेकर बाहु तक। इसके बाद में एक उदाहरण होता है आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। अब देखो आपाद मस्तक है, इसमें पाद से लेकर यानी पैर से लेकर मस्तक तक, क्या हो गया, पैर, पाद से लेकर मस्तक तक, किससे लेकर, पाद से लेकर मस्तक तक, मूर्धन्य से आता है भी इसमें, ये ध्यान रखें, पाद से लेकर मस्तक तक। अगला देखो, अगला जो हम उपसर्ग लेंगे वो उपसर्ग है मित्रों वी उपसर्ग। अगला कौन सा है, वी है, और वी का जो अर्थ ग्रहण करते हैं, एक तो अर्थ लिया जाता है रहित, देखो एक अर्थ तो क्या हो गया, रहित हो गया, इसके अलावा एक अर्थ होता है विशेष, और एक अर्थ होता है दूसरा, एक अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ होता है। अब यहां देखो मित्रों कि वी उपसर्ग जो हमने लिया, इसका अर्थ क्या ग्रहण किया, रहित, विशेष या दूसरा अर्थ ग्रहण किया। अब जहां भी वी उपसर्ग आ जाए, आपको या तो रहित लगाना है, या विशेष लगाना है, या दूसरा लगाना है। जैसे देखो आपके सामने उदाहरण है, जैसे आपके सामने उदाहरण है विजय। अब भाई आपने इसमें अलग अलग किया तो वी धन जय बन रहा है, तो वी उपसर्ग आ रहा है। अब वी उपसर्ग आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, जब हम विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे तो इसका जो हम विशेष जय, विशेष जय, या विशेष के स्थान पे आप विशिष्ट भी कर सकते हैं, वो भी सही है। जैसे और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण है हमारे सामने, जैसे विदेश, विदेश। अब विदेश है तो भाई विदेश किसे कहते हैं, दूसरा देश, तो देखो दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया इसका, तो क्या बन गया, दूसरा देश। और उदाहरण देखिए, जैसे विज्ञापन, विज्ञापन, विज्ञापन है। अब वी का अर्थ ग्रहण करेंगे विशेष ज्ञापन, क्या हो जाएगा, विशेष ज्ञापन, क्योंकि
रहित ज्ञापन तो हो नहीं सकता, दूसरा ज्ञापन हो नहीं सकता, केवल एक ही होगा, विशेष ज्ञापन। जैसे विज्ञान, हमारे सामने उदाहरण है विज्ञान, विज्ञान में भी वी उपसर्ग है। अब वी उपसर्ग है तो भाई ज्ञान रहित तो है नहीं विज्ञान विषय, क्या विज्ञान विषय में ज्ञान नहीं है? ज्ञान है। दूसरा ज्ञान, दूसरा ज्ञान भी नहीं है, तो क्या होगा? विशेष ज्ञान। क्या होगा? विशेष ज्ञान। अब यहां देखो, आप खुद देखो कि जो मैंने ये जहां भी वी उपसर्ग लेकर आ रहा हूं, वी उपसर्ग से संबंधित उदाहरण ला रहा हूं, तो केवल इन तीन अर्थों में ही विग्रह हो रहा है, बाकी अन्य किसी अर्थ में इसका विग्रह नहीं हो रहा है। जैसे आप और देखना चाहे तो हम ये कह सकते हैं वियोग, योग रहित, या हम ये कह सकते हैं कि भाई योग रहित है तो योग के विपरीत, विपरीत भी कर सकते हैं। अगला जो उपसर्ग देखो मित्रों, अगला जो उपसर्ग है वो है मित्रों नी। अगला जो उपसर्ग है वो क्या है? नी। और नी का जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो अर्थ ग्रहण किया जाता है अभाव। एक तो अर्थ ग्रहण किया जाता है इसका अभाव, और एक अर्थ ग्रहण किया जाता है पूर्णतः। एक अर्थ क्या ग्रहण किया जाता है? पूर्णतः। अब देखो, जैसे आपके सामने उदाहरण आ गया निडर, भाई आपके सामने उदाहरण आ गया निडर, तो भाई निडर कौन होगा? जो डरता नहीं हो। निडर कौन होगा? जो डरता नहीं हो। तो विग्रह जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः डर या डर का अभाव। तो डर का क्या हो जाएगा? अभाव, क्योंकि पूर्णतः डर तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? डर का अभाव। क्या होगा? डर का अभाव। निडर यानी जिसमें कोई डर का भाव नहीं है, डर का क्या है? अभाव है उसमें, वो कौन होता है? वो निडर होता है। जैसे निगोड़ा, हमारे सामने उदाहरण है निगोड़ा, भाई नी का अर्थ क्या ग्रहण करेंगे? अभाव, यानी गोड़ा का अभाव। अब गोड़ा का अभाव क्या हुआ? क्रियाशीलता। गोड़ा किसे कहते हैं? क्रियाशीलता को कहते हैं। जो व्यक्ति क्रियाशील नहीं है, जिसमें क्रियाशीलता का अभाव है, यानी गोड़ा का अभाव है। गोड़ा किसका अर्थ लिया हमने? क्रियाशीलता का अर्थ लिया। तो जो क्रियाशीलता का जिसमें अभाव है वो कौन होता है? निगोड़ा होता है। जैसे हम कहें कि नियंत्रण, हमारे सामने उदाहरण है नियंत्रण। अब नियंत्रण नी उपसर्ग आ रहा है इसमें भी, तो उत्तर पद के क्या है? यंत्रण। तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः यंत्रण। अब यहां ये नहीं हो सकता कि यंत्रण का अभाव, अरे भाई नियंत्रण है उसके ऊपर, तो नियंत्रण का अभाव थोड़ी है, पूरी तरह से वो क्या है? यंत्रण में है, पूरी तरह से वो नियंत्रण में है। तो यहां पूर्णतः यंत्रण हो जाएगा इसका विग्रह। इस प्रकार से चाहे नी उपसर्ग का कोई भी उदाहरण आ जाए, जैसे निठल्ला, ठल्ला का अभाव, या ठल्ला रहित भी कर सकते हैं, या पूर्णतः ठाला भी कर सकते हैं। पूर्णतः ठाला यानी जो निठल्ला कौन है? जो कि कोई भी काम का नहीं है, पूरी तरह से क्या है? ठाला है। और अब इसके बाद में एक उपसर्ग आता है मित्रों ना या ला। कौन सा आता है? ना या ला। देखो उपसर्ग जो है वो एक अव्यय का काम भी करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ना या ला उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण, ना या ला अव्यय से बनने वाले उदाहरण। तो इसमें इसका जो अर्थ लिया जाएगा वो हमेशा ध्यान रखना, एक तो अर्थ अभाव लिया जाएगा, एक तो क्या अर्थ लिया जाएगा? अभाव, और एक जो अर्थ लिया जाएगा वो लिया जाएगा रहित। एक अर्थ क्या लिया जाएगा? रहित अर्थ लिया जाएगा। अब यहां देखो हमारे सामने जैसे कोई भी उदाहरण आया, हमने देखा जैसे, और जैसे हमारे सामने उदाहरण आ गया कि लाइलाज। भाई लाइलाज किसे कहते हैं? जिसका कोई इलाज नहीं हो, यानी विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? इलाज रहित। क्या बन जाएगा?
इलाज रहित या इलाज का अभाव, वही बात होगी। जैसे लापरवाह है, उदाहरण है हम अपने सामने, लापरवाह है। अब लापरवाह जो दिया हुआ है, ला उपसर्ग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, परवाह है का अभाव, परवाह है का अभाव या परवाह है रहित। चाहे अभाव लगा दो चाहे रहित कर दो, दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। अब इसके अलावा और उदाहरण देखिए, जैसे ना समझ, हमारे सामने उदाहरण है ना समझ। अब ना समझ जो उदाहरण है, ना उपसर्ग लगा है, अभाव या रहित। अरे भाई ना समझ किसे कहते हैं, जिसमें समझ का अभाव हो या जिसमें समझ, जो समझ से रहित हो, उसे ही तो क्या कहेंगे, ना समझ कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, समझ का अभाव, समझ का अभाव या समझ रहित, यानी जो समझ से पूर्णतः क्या है, रहित है। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे नापाक, नापाक, ना उपसर्ग आ रहा है तो विग्रह करेंगे, या तो पाक का अभाव या पाक रहित। अब पाक का अभाव या पाक रहित होता क्या है, पाक का अर्थ होता है पवित्रता, यानी पवित्रता रहित या पवित्रता का अभाव। तो क्या बनेगा इसका, पाक, और पाक का अर्थ क्या लिया जाएगा, पवित्रता का अभाव, पवित्रता का अभाव यानी पाक का अभाव। इस प्रकार से हम ना उपसर्ग से संबंधित या ला उपसर्ग से संबंधित चाहे कैसा भी उदाहरण आए, हम उसका विग्रह जो करेंगे वो रहित के अर्थ में कर देंगे। किसके अर्थ में कर देंगे, रहित के अर्थ में कर देंगे या अभाव के अर्थ में कर देंगे। दोनों में से चाहे कोई सा भी लगा दे, दोनों ही क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। इसके बाद में एक उपसर्ग आता है मित्रों, स उपसर्ग। अगला जो उपसर्ग है वो कौन सा है, स। स जो उपसर्ग है इसका अर्थ क्या लेंगे, या तो सहित के अर्थ में लेंगे, या तो किस अर्थ में लेंगे, सहित, या हम इसका किसके अर्थ में लेंगे, साथ। किस अर्थ में लेंगे, साथ। अब यहां देखो हमारे सामने उदाहरण है, जैसे सकाम, जैसे उदाहरण देखो, जैसे हमारे सामने उदाहरण आ गया सकाम, क्या आ गया, सकाम। उदाहरण लिखा हुआ है सकाम, स उपसर्ग लगा हुआ है, काम सहित या काम के साथ। जो काम के साथ होता है वो सकाम होता है, या काम सहित होता है उसे क्या कहते हैं, सकाम कहते हैं। तो बोलो स से तो अर्थ ही तो ग्रहण कर रहे हैं ना, तो क्या विग्रह हो जाएगा, काम के साथ या काम सहित, कोई सा भी करें दोनों सही हैं। इस प्रकार से आपको अव्ययभाव समास नहीं पढ़ाया जाता है मित्रों, सीधे उदाहरण बता दिए जाते हैं। केवल ये बता दिया जाता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय भी होता है, समस्त पद भी अव्यय होता है, लेकिन वो अव्यय किस प्रकार से होता है, वो पद प्रधान किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको ये पूरा अलग अलग बता रहा हूं कि किस प्रकार से उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण आएंगे, किस प्रकार से प्रथम पद प्रधान होता है, जो अर्थ है वो प्रथम पद का ही अर्थ लिया जाता है। यदि उस शब्द में से प्रथम पद को हटा देंगे तो जो पद बचेगा उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इसके अलावा और उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो जैसे सोत्साह है, उदाहरण है अपने सामने सोत्साह है। अब सोत्साह उदाहरण है, जब इसको अलग अलग करेंगे हम गुण संधि के अनुसार तो ये क्या बनेगा, सधन उत्साह है। क्या बनेगा, सधन उत्साह बनेगा। तो बोलो स उपसर्ग आया या नहीं आया, आ गया। तो क्या हो जाएगा विग्रह, इसका विग्रह हो जाएगा उत्साह के साथ, उत्साह के साथ या उत्साह सहित, विग्रह हो जाएगा। इसके अलावा और उदाहरण देखना चाहें, जैसे है हमारे सामने उदाहरण सादर। भाई संधि हमने की सादर में, सधन आदर संधि हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आदर सहित, या तो हो जाएगा आदर सहित, या हम ये भी लगा सकते हैं कि आदर के साथ में सदा सादर,
और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे साकार, साकार वही स धन आकार, यानी आकार सहित, आकार सहित, या क्या हो जाएगा आकार के साथ, आकार के साथ। इसके अलावा अगला जो उपसर्ग लेंगे मित्रों, अगला उपसर्ग है सह। अगला उपसर्ग कौन सा है, सह है। ये उपसर्ग कहीं भी आए तो ये एक अव्यय होता है मित्रों, उपसर्ग नहीं होता, ये एक अव्यय होता है। तो अव्यय भाव समास में हम प्रथम पद जहां उपसर्ग होता है वो उदाहरण भी आते हैं और अव्यय होता है वो उदाहरण भी आते हैं। तो सह जो है इसका जो अर्थ होता है वो साथ साथ होता है। इसका अर्थ क्या लिया जाता है, साथ साथ। क्या अर्थ लिया जाएगा, साथ साथ अर्थ लिया जाएगा इसका। जैसे सहभोज उदाहरण है हमारे सामने, जैसे सहभोज, तो क्या हो जाएगा जब इसका विग्रह करेंगे, साथ साथ भोज, यानी साथ साथ भोजन। भोज का अर्थ क्या लिया जाएगा, भोजन। साथ साथ क्या करना, भोजन करना ही क्या कहलाता है, सहभोज कहलाता है। सहयोग, सहयोग जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ साथ योग, साथ साथ योग। फिर और उदाहरण देखें तो और उदाहरण है जैसे सहकार, हमारे सामने उदाहरण है सहकार। कार का अर्थ कार्य होता है, तो साथ साथ कार, विग्रह क्या होगा, साथ साथ कार। कार का अर्थ क्या ग्रहण किया गया, कार्य ग्रहण किया गया है मित्रों। अब यहां ध्यान दें, जब भी समास के जो पद होते हैं उनका विग्रह करते हैं तो जो समानार्थी अर्थ है वो विग्रह में नहीं रखा जाता है। यहां जब विग्रह करेंगे तो साथ साथ कार्य करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते साथ साथ कार्य। हाँ, समझने के लिए कार का अर्थ समझने के लिए कार्य लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां समझने के लिए कार्य अर्थ इसका लिख दिया है, यानी कार का अर्थ क्या होता है, कार्य होता है। सहपाठी, सहपाठी, अब पाठी यानी पढ़ने वाला, यानी साथ साथ पढ़ना, तो साथ साथ जिसके साथ में पढ़ा जाता है वो कौन होता है, सहपाठी होता है। तो इस पर सहगान, साथ साथ गाने वाला, सहगान किसे कहेंगे, साथ साथ गाने वाला। इसके बाद में अगला जो उपसर्ग आता है वो है मित्रों सम। अगला है सम। सम जो उपसर्ग है इसका जो मित्रों अर्थ ग्रहण किया जाता है, सम उपसर्ग का सम्यक एक अर्थो ग्रहण किया जाता है, सम्यक एक अर्थ जो ग्रहण किया जाता है, एक तो सम्यक एक प्रकार, और एक अर्थ ग्रहण किया जाता है सामने। एक अर्थ क्या ग्रहण किया जाता है, सामने। जैसे उदाहरण है हमारे साथ संविधान। देखो संविधान जो है इसमें संविधान, समधन विधान, जब हमने विग्रह किया तो विग्रह क्या हुआ इसका, यानी संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद क्या हुआ, समधन विधान। अब यहां अव्ययभाव समास के अनुसार इसका विग्रह करें तो विधान के प्रकार, प्रकार विधान, विधान के सामने या सम्यक विधान, सम्यक विधान होगा। अव्ययभाव समास के अनुसार इसका क्या होगा, सम्यक विधान। लेकिन मान लीजिए सम्यक विधान ने देके, एक तो इसका विग्रह क्या हो गया, सम्यक विधान, और यदि अब संविधान का जो विग्रह है वो संविधान का विग्रह जो अच्छी प्रकार से विधान करे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से विधान करे, जो अच्छी प्रकार से विधान करे वो क्या होता है, संविधान होता है। तो ध्यान दें, संविधान में यदि आपको समास पूछा जा रहा है
तो पहली प्रायिकता बहुब्री समास को ही देनी है। जैसे मान लीजिए आ गया कि संविधान शब्द में कौन सा समास है, तो संविधान में चाहे ऑप्शन में अव्ययभाव ही क्यों न दिया हुआ हो, वहां समास कौन सा माना जाएगा, बहुब्री समास माना जाएगा। ये ध्यान दें आप, यानी अव्ययभाव जब बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तब आप अव्ययभाव कर सकते हैं, अन्यथा यदि ऑप्शन में बहुब्री आ रहा है तो बहुब्री को ही प्रायिकता दी जाएगी, अव्ययभाव को प्रायिकता नहीं दी जाएगी। जैसे और उदाहरण देखें, समालोचना, समालोचना। अब भाई जब इसमें आपने सम उपसर्ग बाहर निकालेंगे, समधन आलोचना बनेगा। तो समधन समालोचना किसे कहते हैं, जिसकी सही ढंग से अच्छी प्रकार से आलोचना की गई, तो वो क्या हो जाएगा, सम्यक आलोचना। क्या हो जाएगा विग्रह, सम्यक आलोचना, सम्यक आलोचना विग्रह हो गया इसका। और उदाहरण देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे समक्ष, आपके उदाहरण आपके सामने उदाहरण है समक्ष। भाई समक्ष जो हमारी आंखों के सामने, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, समक्ष जो हमारे पास में हो और आंखों के सामने भी हो, बिल्कुल हमारे पास में हो, आंखों के सामने हो, उसे क्या कहते हैं, समक्ष कहते हैं। अब यहां अक्षी अर्थ लिया जाएगा, अक्ष अर्थ नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। समधन अक्ष बनेगा और अक्षी से अर्थ क्या ग्रहण करेंगे, अक्ष से अर्थ क्या ग्रहण करेंगे, अक्षी ग्रहण करेंगे। अक्षी, सम्यक अक्षी, प्रकार अक्षी या अक्षी के सामने कौन सा सही बैठा, सामने सही बैठा, तो क्या हो जाएगा विग्रह, अक्षी के सामने, अक्षी के सामने, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया। इसके अलावा और उपसर्ग देखें हम तो प्रति, अगला उपसर्ग ले सकते हैं प्रति। प्रति उपसर्ग हमने जैसे ही लिया तो प्रति चाहे कहीं भी आ जाए, आप उसका अर्थ क्या ग्रहण करेंगे, विपरीत, एक अर्थ तो ग्रहण करेंगे विपरीत, विपरीत एक अर्थ ग्रहण करेंगे प्रत्येक, और एक अर्थ ग्रहण करेंगे सामने। क्या ग्रहण करेंगे, सामने, जैसे प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने। अब जैसे उदाहरण है आपके सामने प्रत्यक्ष, पहला ही उदाहरण है प्रत्यक्ष, तो प्रतिधन अक्ष और अक्ष से क्या लिया गया, अक्षी, तो क्या बन जाएगा, अक्षी के सामने। क्या बनेगा, अक्षी के सामने। और उदाहरण लेना चाहे तो जैसे प्रत्यागमन, प्रत्यागमन, प्रत्यागमन। अब प्रत्यागमन, प्रतिधन आगमन, यानी प्रति उपसर्ग है इसमें, तो क्या हो जाएगा, आगमन के विपरीत। क्या हो जाएगा, आगमन के विपरीत, आगमन के विपरीत। और लेना चाहे उदाहरण तो प्रत्युत्तर, क्या ले, प्रत्युत्तर। अब प्रत्युत्तर है प्रतिधन उत्तर, तो उत्तर के विपरीत उत्तर भी सही है और उत्तर के बदले में उत्तर भी सही है, दोनों ही सही है। तो क्या बन जाएगा, उत्तर के बदले में उत्तर, उत्तर के बदले में उत्तर। तो यहां आपके बदले में भी रख सकते हो, के बदले में, ये भी यानी प्रति उपसर्ग में लिया जाएगा। इसके आगे एक और आता है, अव्यय आता है हर। क्या अव्यय आता है, हर, यानी प्रथम पद, जहां अव्ययभाव समास में प्रथम पद क्या आ रहा है, हर आ रहा है, तो जो उसका विग्रह करते हैं, हर का विग्रह हमेशा ध्यान रखना प्रत्येक के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं, प्रत्येक के अर्थ में। जैसे हमारे सामने उदाहरण है हर दिन, हर दिन, बोलो हर उपसर्ग आ रहा है तो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। हर दिन का विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। कुछ नहीं करना, आपको हर हटाना है और क्या लगाना है, प्रत्येक लगाना है। जैसे हरेक, हरेक, एक आ गया इसमें, हर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक एक, एक तो विग्रह प्रत्येक एक, यानी प्रत्येक एक के ऊपर जो होता है वो हरेक होता है, या इसका विग्रह हम एक एक भी कर सकते हैं।
इसका विग्रह क्या कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो उत्तर पद है वो भर आ रहा है, सॉरी पूर्व पद भर लगा हुआ है, भर एक अव्यय है और भर यदि पूर्व पद के रूप में आ रहा है तो उसका जो विग्रह करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, या तो भरा हुआ के अर्थ में करेंगे, या तो किसके अर्थ में करेंगे, भरा हुआ, या किसके अर्थ में करेंगे, पूर्णतः के अर्थ में। अब देखो हमारे सामने उदाहरण है भरपेट, एक तो उदाहरण है भरपेट और एक होता है भर, यानी भरपेट पेट भर, दोनों अलग अलग हैं। जो पेट भर होता है उसको आगे देखेंगे, अभी यहां देखेंगे केवल भरपेट। एक है भरपूर, एक है उदाहरण हमारे सामने भरपूर। अब बोलो भर आ रहा है इसमें, यहां मैंने भर का क्या लिखा, भरा हुआ या पूर्णतः, तो भरपेट का तो क्या हो जाएगा, पेट पूरा भरा हुआ, पेट पूरा भरा हुआ, ये विग्रह हो जाएगा। और भरपूर का क्या हो जाएगा, पूर्णतः, भाई पूर्ण आ रहा है तो यहां जो पूर्ण शब्द आया है इसका क्या अर्थ लिया जाएगा, पूर्ण अर्थ लिया जाएगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ। अब इस आधार पे मित्रों पूर्व पद जहां भी अव्यय आ जाए आपको इस प्रकार से क्या करना है, विग्रह करना है। अब कई बार क्या होता है कि जो उत्तर पद है अव्यय भाव समास में हम पढ़ते हैं कि सदैव सदैव पूर्व पद ही एक अव्यय होता है, ऐसी स्थिति नहीं है। इसमें उत्तर पद जो होता है वो उत्तर पद भी एक क्या होता है, अव्यय होता है। कैसे भाई, अभी तक जो हम अर्थ ग्रहण कर रहे थे वो पूर्व पद से ग्रहण कर रहे थे, लेकिन अब जो अर्थ ग्रहण करेंगे वो उत्तर पद से अर्थ ग्रहण करेंगे। तो यहां क्या हो गया, उत्तर पद अव्यय भाव समास, यानी जहां द्वितीय पद से अर्थ ग्रहण किया जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है, उत्तर पद अव्यय भाव समास। तो यानी अब क्या पढ़ेंगे, उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद एक अव्यय हो, उत्तर पद क्या है, एक अव्यय आए। तो देखो हमारे सामने उदाहरण है सेवार्थ। अब जब इसके दो टुकड़े हमने किए, एक तो बना सेवा और दूसरा बना अर्थ, सेवा धन अर्थ, तो भाई यहां सेवा का अर्थ लिया जाएगा, अर्थ का, यानी जो सेवा जो पद है उसको तो हम क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा रखेंगे और अर्थ से क्या करेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे, उत्तर पद से अर्थ ग्रहण करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, पूर्व पद से अर्थ ग्रहण कर रहे थे, उत्तर पद को ऐसा कैसा रख रहे थे। यहां क्या करेंगे, पूर्व पद को ऐसा कैसा रखेंगे, अर्थ किससे ग्रहण करेंगे, उत्तर पद से ग्रहण करेंगे। तो सेवार्थ, जहां भी सेवार्थ यानी जहां अर्थ आ जाए उत्तर पद के रूप में, क्या आ जाए, अर्थ आ जाए, हमेशा ध्यान रखना उसका जो विग्रह आप करें के लिए के अर्थ में करना है। किसके अर्थ में करना है, के लिए के अर्थ में करना है। जैसे सेवा धन अर्थ, तो सेवा के लिए, सेवा के लिए। अब आप खुद बताओ यहां कि सेवा पूर्व पद था, तो पूर्व पद तो ऐसा कैसा आ गया, हमने अर्थ किससे ग्रहण किया, अर्थ से ग्रहण किया और इसका अर्थ क्या लिया, के लिए लिया। इससे पहले क्या कर रहे थे, पूर्व पद का तो अर्थ ग्रहण कर रहे थे, उत्तर पद को ऐसा कैसा रख रहे थे, यानी उसका उल्टा हो गया। जैसे ज्ञानार्थ, ज्ञानार्थ, अब ज्ञानार्थ है ज्ञान धन अर्थ, तो क्या हो जाएगा, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए उत्तर पद से अर्थ ग्रहण करेंगे। किससे अर्थ ग्रहण करेंगे, उत्तर पद से अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे और उदाहरण यदि आप देखना चाहें इस प्रकार के, जहां भी पूर्वक शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, पूर्वक, पूर्वक। जैसे आपके सामने उदाहरण है कि कृपा पूर्वक, आपके सामने उदाहरण आ गया कृपा पूर्वक, तो जहां भी उत्तर पद के रूप में पूर्वक आ रहा है
आप उसका विग्रह किसके अर्थ में करेंगे? साथ के अर्थ में करेंगे। किसके अर्थ में? साथ के अर्थ में करेंगे। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कृपा के साथ। क्या हो जाएगा? कृपा के साथ। क्या हो गया? कृपा के साथ। एक आ रहा है अवसरानुसार, जैसे है अवसरानुसार। अब जो अवसरानुसार है, इसमें जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो उत्तर पद क्या आएगा? अनुसार आएगा। उत्तर पद क्या आएगा? अनुसार आएगा। तो जहां भी अनुसार उत्तर पद आ जाए, अनुसार क्या आ जाए? उत्तर पद आ जाए, उसका जो विग्रह करेंगे वो के अनुसार के अर्थ में कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं करना आपको। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अवसर के अनुसार। अवसर के अनुसार। देख लो, अवसरानुसार, अनुसार उत्तर पद है, अनुसार का अर्थ क्या ग्रहण किया? के अनुसार। तो क्या बन गया? अवसर के अनुसार। धनार्थ, धनार्थ जैसे मैंने लिखा सेवार्थ, उसी प्रकार से धनार्थ। तो अर्थ का क्या ग्रहण करेंगे? के लिए, यानी धन के लिए। श्रद्धा पूर्वक, पूर्वक का क्या अर्थ ग्रहण किया आपने? साथ, यानी श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ। तो मित्रों यहां ये स्पष्ट हुआ कि चाहे उत्तर पद अव्यय के रूप में हो, चाहे पूर्व पद अव्यय के रूप में हो, जहां पूर्व पद अव्यय के रूप में होगा वहां पूर्व पद से अर्थ ग्रहण किया जाएगा, और जहां उत्तर पद अव्यय के रूप में होगा वहां उत्तर पद से अर्थ ग्रहण किया जाएगा। हमेशा ही ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद ही प्रधान हो। बहुत सारी जगह उत्तर पद भी प्रधान हो जाता है, और आपके सामने उदाहरण है सेवार्थ, ज्ञानार्थ, कृपा पूर्वक, अवसरानुसार, श्रद्धा पूर्वक। ये सभी जो उदाहरण है इनमें उत्तर पद प्रधान आ रहा है, इनमें इस उत्तर पद से अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। यहाँ पूर्वक से अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ अनुसार से अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। जबकि इससे पहले हम देख रहे थे कि पूर्व पद या जो प्रथम पद था उससे अर्थ ग्रहण कर रहे थे। अब इसके बाद में अव्ययभाव समास से संबंधित अन्य कुछ बातें हैं, उनको भी देख लें। कहीं भी कैसा भी उदाहरण आए मित्रों, यदि प्रथम पद जो है, प्रथम पद और जो उत्तर पद है दोनों क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। दोनों क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान आ रहे हैं, वहां भी अव्ययभाव समास होगा। कैसे? जैसे हमारे सामने उदाहरण है घड़ी घड़ी। तो देखो वो प्रथम पद क्या है, उत्तर पद क्या है, दोनों समान होनी चाहिए। तो घड़ी घड़ी दोनों पद क्या है? समान है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उसका विग्रह आप किसके अर्थ में करेंगे? तब आप उसका विग्रह प्रत्येक के अर्थ में कर देना। विग्रह किसके अर्थ में करना है आपको? प्रत्येक के अर्थ में करना है। विग्रह किसके अर्थ में करना है? प्रत्येक के अर्थ में। या इसको ऐसे समझ लो कि आवर्ती मूलक अव्ययभाव समास, इसको हम ये भी कह सकते हैं आवर्ती मूलक अव्ययभाव समास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवर्ती मूलक अव्ययभाव समास। आवर्ती मूलक अव्ययभाव समास। अब देखो आवर्ती मूलक का मतलब हुआ एक पद की दोबारा से आवर्ती होनी चाहिए। जैसे घड़ी घड़ी। अब जब भी ऐसी स्थिति आ जाए दोनों पद समान आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल प्रत्येक लगाना है और उत्तर जो पद दिया हुआ उसको रख देना है। प्रत्येक घड़ी। जैसे आपके सामने आ गया दिन दिन, दोनों पद आवर्ती हो रही है दोनों पदों की, यानी दोनों जगह पद समान है। तो क्या कर दोगे विग्रह? प्रत्येक दिन। क्या कर दोगे विग्रह? प्रत्येक दिन। इसके अलावा और उदाहरण देखिए, जैसे आवर्ती मूलक में घर घर। भाई आपके सामने उदाहरण है घर घर। अब घर घर उदाहरण है, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह हो जाएगा? प्रत्येक घर। क्या विग्रह हो जाएगा? प्रत्येक घर। इसके अलावा और भी आवर्ती मूलक है,
जैसे एक स्थिति तो आवर्ती मूलक की ये हो गई, दूसरी स्थिति कौन सी आती है, जैसे हमारे सामने है लूटम लूट। लूटम लूट एक शब्द की आवर्ती हो रही है, लूट शब्द की दोबारा से आवर्ती हो रही है, और लूट क्या है, क्रिया है। जहां भी क्रियापद की आवर्ती हो जाए उसका विग्रह निरंतर के अर्थ में करना है। क्या हो जाएगा, निरंतर लूटना, निरंतर लूटना। जैसे भागम भाग, भागम भाग, देखो यहां भागना क्रिया होती है तो भागना की दोबारा से आवर्ती हो रही है, यहां भी भाग आया और यहां भी भाग आया, यानी भागना दो बार आ रहा है, आवर्ती हो रही है। तो इसका जो विग्रह करेंगे वो विग्रह किसके अर्थ में होगा, निरंतर के अर्थ में होगा, और क्या हो जाएगा, निरंतर भागना। क्या हो जाएगा, निरंतर भागना। इसके अलावा तीसरी स्थिति आवर्ती मूलक में क्या होती है, तीसरी स्थिति आवर्ती मूलक में होती है शब्द ओ शब्द, ये वाली स्थिति होती है। जैसे देखो आपके सामने उदाहरण है हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो देख लो हाथ शब्द ओ शब्द, हाथ ओ आ गया, हाँ शब्द आ गया। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह हो जाएगा हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। ये लो इसका विग्रह हो जाएगा। अब चाहे ऐसा कोई भी उदाहरण आ जाए, आपको जो विग्रह करना है वो हाथ ही हाथ में करना है, यानी शब्द ही शब्द में विग्रह करना है। शब्द हाथ ओ शब्द हाथ, विग्रह किसके अर्थ में, ही में के अर्थ में विग्रह हो जाएगा। जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, दिन ओ और दिन आ रहा है तो दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में। और जैसे आवर्ती मूलक होते हैं उनमें देखो, जैसे आपके सामने है मारा मारी, चौथी स्थिति आपके सामने है मारा मारी। तो देखो मारा मारी, मारना क्रिया जो है उसकी आवर्ती हो रही है, तो हमेशा ऐसे पद में विग्रह क्या करेंगे, निरंतर लगा देंगे, और जो क्रिया है उस क्रिया को रख देंगे, निरंतर मारना। और उदाहरण देखें इसके, धड़ाधड़, हमारे सामने उदाहरण है धड़ाधड़। बोलो पद की आवर्ती हुई या नहीं हुई, हुई, तो विग्रह किसके अर्थ में करेंगे, निरंतर के अर्थ में, निरंतर धड़, यानी धड़कना, निरंतर धड़कना। इसके अलावा तनातनी, निरंतर तनना, किनारे किनारे, प्रत्येक किनारे। अब इसके बाद में देखो मित्रों अव्ययभाव समास में दो स्थितियां और होती हैं। एक तो ध्यान रखना प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची। एक तो ध्यान रखना प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची। और उत्तर पद जो है, उत्तर पद, उत्तर पद किसी नदी का नाम, उत्तर पद क्या हो, किसी नदी का नाम, तो वहां भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे देखो द्वि यमुना, भाई द्वि यानी दो, संख्यावाची आ गया, लेकिन यमुना क्या होता है, नदी का नाम होता है। तो क्या हो जाएगा विग्रह, दो यमुनाओं का समूह है, दो यमुनाओं का समूह है, दो यमुनाओं का समूह है। देखो संख्यावाची द्विगु में शामिल होते हैं, लेकिन यहां विशेष स्थिति आ गई है। भाई द्वि संख्यावाची आए तो हमने पढ़ा कि द्विगु में आएगा, लेकिन यहाँ प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद यदि किसी नदी का नाम आ रहा है तो वो संख्यावाची द्विगु में न रखकर किस में रखेंगे, अव्ययभाव में रखेंगे। जैसे पंचगंगा, तो पंचगंगा पांच संख्यावाची पद आ रहा है, और हमने पढ़ा है कि संख्यावाची पद द्विगु में होता है, लेकिन यहाँ गंगा आ रहा है, नदी का नाम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। इसके अलावा एक स्थिति और आती है नदी के साथ में ही, कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद नदी का नाम हो, प्रथम पद नदी का नाम हो, और उत्तर पद जो है, उत्तर पद या तो पार हो या मध्य हो,
प्रथम पद या तो किसी नदी का नाम हो और उत्तर पद या तो पार हो या मध्य हो, जैसे गंगा पार, जैसे गंगा पार। तो देखो गंगा पार प्रथम पद नदी का नाम आ रहा है गंगा, उत्तर पद क्या आ रहा है पार, तो क्या हो जाएगा विग्रह गंगा के पार, गंगा के पार। यमुना मध्य, यमुना के मध्य। इस प्रकार से मित्रों हमारा जो अव्ययभाव समास है वो पूरा होता है। अव्ययभाव समास को मैंने आपको बहुत ही विस्तृत रूप में बताया है, किस प्रकार से उपसर्ग से बनता है, किस प्रकार से अव्यय से बनता है। प्रथम पद भी अव्यय के समान कार्य करता है, उत्तर पद भी अव्यय के समान कार्य करता है। प्रथम पद से भी अर्थ ग्रहण किया जाता है, उत्तर पद से भी अर्थ ग्रहण किया जाता है। जहां एक शब्द की दोबारा से आवृत्ति हो रही है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जहां भी एक शब्द की दोबारा से आवृत्ति हो जाए अव्ययभाव कर देना, किसी दूसरे समास का नाम ही नहीं लेना। आपको ये लगे कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान आ रहे हैं, पूर्व पद की दोबारा से आवृत्ति हो रही है, वो अव्ययभाव समास होता है, बाकी दूसरा समास नहीं होता है। तो ये था हमारा अव्ययभाव समास। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद मित्रों।